हेलो एवरीवन, वेलकम टू मसल मेट 101। तो हम शोल्डर जॉइंट पे वीडियो 6 महीने बाद बना रहे हैं। आई हैव ऑलरेडी कवर्ड स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट एंड एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो एक्रोमियन है ये स्कैपुला का है और स्कैपुला कनेक्टेड है हमारे रिब्स पे या थोरैक्स पे। तो नेक्स्ट जॉइंट जो हम पढ़ेंगे वो है स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट। सो फर्स्ट थिंग जो हमने बाकी के दो जॉइंट्स में देखी थी वो थी टाइप ऑफ जॉइंट। सो व्हाट टाइप इज स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट? सो स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट इज नॉट अ ट्रू जॉइंट, क्योंकि इसकी जो आर्टिकुलेशन है वो कोई भी फाइब्रस स्ट्रक्चर से रीइंफोर्स नहीं हो रही है, लिगामेंट्स नहीं है उसके आसपास और कोई भी साइनोवियल कैविटी नहीं है। सो इसीलिए हम इसको स्यूडो जॉइंट बोलते हैं, मतलब ये ट्रू जॉइंट नहीं है। इसके अलावा ये जो स्कैपुला है ये हमारे रिब केस के ऊपर ग्लाइड कर रहा है, इसीलिए हम इसको ग्लाइडिंग जॉइंट या स्लाइडिंग जॉइंट भी बोल सकते हैं। अब ये जो जॉइंट है इसको इसकी स्टेबिलिटी कहाँ से मिल रही है? अगर यहाँ पे कोई भी लिगामेंटल स्ट्रक्चर नहीं है रीइंफोर्स करने के लिए तो स्कैपुला का जो एक्रोमियन प्रोसेस है वो कनेक्टेड है हमारे क्लैविकल से और क्लैविकल फर्दर आगे कनेक्टेड है स्टर्नम से। तो जो हमारा स्कैपुला है वो जो थोरैक्स के ऊपर बना हुआ है वो इन दो जॉइंट की वजह से उसको स्टेबिलिटी मिल रही है, एससी जॉइंट और एसी जॉइंट। इसके अलावा जो स्कैपुला है, स्कैपुले के जो मीडियल बॉर्डर है, लेटरल बॉर्डर है, सुपीरियर बॉर्डर है, यहाँ पे बहुत सारी मसल्स का अटैचमेंट है। तो इन मसल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से भी जो स्कैपुला है उसको स्टेबिलिटी मिलती है। नेक्स्ट हमने देखा था इन दोनों जॉइंट्स के बारे में कि इन दोनों जॉइंट्स के बीच में एक डिस्क है और उसके बाद हमने देखा था कि जॉइंट के अराउंड कौन कौन से लिगामेंट्स हैं, किस तरीके से वो कैप्सूल बन रही है। अब स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट के पास ना ही डिस्क है ना ही कैप्सूल है, तो इसीलिए हम डायरेक्टली चलते हैं कि कौन कौन से मूवमेंट्स होते हैं हमारे स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट में। तो स्कैपुला की कुछ मूवमेंट्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। हमने यहाँ पे देखा था जो एक्रोमियन है उसका मूवमेंट कैसे हो रहा है क्लैविकल के साथ। अब एक्रोमियन जो है वो स्कैपुला का पार्ट है, तो अगर एक्रोमियन मूव कर रहा है तो स्कैपुला भी मूव कर रहा होगा। तो कुछ मूवमेंट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम उनको रिकॉल करते हैं। जैसे कि हम जो एसी जॉइंट्स के मूवमेंट है उसमें हमने सबसे पहले देखा था अपवर्ड डाउनवर्ड रोटेशन, उसके अलावा इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन और एंटीरियर पोस्टीरियर टिपिंग। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था अगर हम इसको मान लेते हैं ये स्टर्नम है, ये क्लैविकल है, ये एक्रोमियन है और पीछे ये जो मेरा कप बन रहा है इसे ये स्कैपुला है। ठीक है, इस तरीके से इमेजिन करने को बोला था मैंने आपको। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये स्टर्नम, ठीक है, स्टर्नम से कनेक्टेड है उधर को क्लैविकल, क्लैविकल फिर है एक्रोमियन प्रोसेस। ठीक है, और पीछे की साइड जो रिब केस पे है वो है मेरा स्कैपुला, जो कि मेरा थंब डिनोट कर रहा है। तो इस तरीके से जॉइंट बन रहा है। अब इसमें जो हमारे एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट के मूवमेंट थे वो थे अपवर्ड डाउनवर्ड रोटेशन। ठीक है, अब ये रोटेशन ऐसे हो रही है तो इसीलिए इसका जो एक्सिस था मैंने बोला था एपी एक्सिस होगा। ठीक है, क्योंकि रोटेशन इस तरीके से हो रही है अपवर्ड डाउनवर्ड रोटेशन की, तो एपी एक्सिस होगा। और हमारा जो स्कैपुला है स्कैपुला के प्लेन में होगा, क्योंकि स्कैपुला ऐसे सीधा तो ओरिएंटेड नहीं है, ब्लैक बोर्ड ये जो व्हाइट बोर्ड है इसके प्लेन में थोड़ा सा ओब्लीक है। ठीक है, थोड़ा सा इस साइड को है स्कैपुला, तो इसीलिए ओब्लीक एपी एक्सिस में हमारा अपवर्ड डाउनवर्ड रोटेशन होता है। दूसरा जो मूवमेंट हमने देखा था वो था इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन। तो अगर मेरा जो एक्रोमियन है वो आगे की साइड आए तो इंटरनल रोटेशन और पीछे की साइड आए तो एक्सटर्नल रोटेशन। ठीक है, तो इस तरीके से मूवमेंट हो रहा है। तो ये जो एक्सिस है ये ऐसे हो रहा है मूवमेंट, तो एक्सिस जो होगी वो वर्टिकल होगी बिल्कुल। तो ये वर्टिकल एक्सिस में मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, अगर इसकी रोटेशन ऐसे हो रही है तो। तीसरा मूवमेंट था हमारा एंटीरियर पोस्टीरियर टिपिंग। तो एंटीरियर पोस्टीरियर टिपिंग इस तरीके से हो रहा था कि जब हमारा एक्रोमियन आगे टिप हो रहा था एंटीरियरली और पोस्टीरियरली टिप हो रहा था। ठीक है, तो अब ये रोटेशन इस डायरेक्शन में हो रही है, तो इसकी जो एक्सिस होगी इस तरीके से पास करेगी। तो इस एक्सिस को हम बोलते हैं कोरोनल एक्सिस। अब जो एंटीरियर टिल्टिंग और पोस्टीरियर टिल्टिंग है इसकी एक्सिस होगी कोरोनल एक्सिस, लेकिन हमारा मैंने बोला स्कैपुला स्ट्रेट नहीं है, स्कैपुला थोड़ा सा ओब्लिकली ओरिएंटेड है, इसीलिए इसकी जो एक्सिस होगी उसको भी हम बोलेंगे ओब्लिक कोरोनल एक्सिस। तो ये तीनों मूवमेंट है जो कि हमारे एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट पे हो रहे थे। अब इनमें से जो अपवर्ड डाउनवर्ड रोटेशन है उसको हम प्राइमरी मूवमेंट मान सकते हैं स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट का, क्योंकि अब हम एक्रोमियन की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं थोरैक्स और उसके पीछे जो स्कैपुला लगा हुआ है। मान लेते हैं ये रिब्स है और ये स्कैपुला है, तो स्कैपुला का जो मूवमेंट है इन रिब्स के ऊपर वो जब अच्छे से दिखेगा उन मूवमेंट्स को हम प्राइमरी मूवमेंट्स मानेंगे स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट के। तो पहला मूवमेंट जो स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट में होता है वो होता है अपवर्ड डाउनवर्ड रोटेशन। ठीक है, अपवर्ड डाउनवर्ड रोटेशन मतलब जो मेरा स्कैपुला है वो रिब्स के ऊपर ऐसे अपवर्डली रोटेट करेगा और डाउनवर्ड रोटेट करेगा। ठीक है,
बाकी जो दो मूवमेंट थे यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, एंटीरियर पोस्टीरियर टिपिंग और या टिल्टिंग या फिर इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन, ये दोनों भी स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट पे हो रहे हैं, क्योंकि अगर एक्रोमियन मूव कर रहा है तो स्कैपुला भी मूव कर ही रहा होगा, लेकिन इतने ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है ये स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट पे, इसीलिए हम इन दोनों को सेकेंडरी मूवमेंट मानते हैं स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट का। तो अभी पहला मूवमेंट हम जो देख रहे हैं स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट का, वो है अपवर्ड डाउनवर्ड रोटेशन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इसकी जो एक्सिस है वो है ओब्लिक एपी एक्सिस। अब ये मूवमेंट इस तरीके से हो रहा है, तो जो एक्सिस पास करेगी वो एंटीरियर टू पोस्टीरियर करेगी, और क्योंकि स्कैपुला ओब्लिकली ओरिएंटेड है इसलिए इसकी एक्सिस हमने लिखी है ओब्लिक एपी एक्सिस। अब ये जो रेंज है स्कैपुला की अपवर्ड डाउनवर्ड रोटेशन की, नॉर्मली जो हमारा स्कैपुला है वो 50 टू 60 डिग्री तक अपवर्ड रोटेट कर पाता है, इसीलिए जो हमारा ग्लिनोह्यूमरल रिदम में आपने देखा हमारा जो पूरा 180 डिग्री का आर्म अबडक्शन है उसमें 1/3 जो कंपोनेंट होता है वो होता है स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट का, ठीक है। तो अपवर्ड रोटेशन 50 टू 60 डिग्री तक अवेलेबल होती है। अब मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये जो स्कैपुला की अपवर्ड रोटेशन है इट कपल्स विद एसी जॉइंट इंटरनल रोटेशन एंड पोस्टीरियर टिल्टिंग। तो इसका मतलब क्या है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, क्योंकि जो हमारा स्कैपुला है वो रिब केज के ऊपर है, और अब अगर स्कैपुला को मूव करना है तो इसको इस कंटूर के ऊपर रहना पड़ेगा। अगर स्कैपुला अलग तरीके से मूव करेगा तो स्कैपुला निकल जाएगा इस रिब केज से बाहर की साइड को, प्रोमिनेंट दिखेगा फिर, ठीक है। इसी को हम स्कैपुला विंगिंग भी बोलते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे। तो हम मान लेते हैं ये मेरी रिब केज है, रिब केज से आगे की साइड को जा रही है, ठीक है। ये मैंने हाथ ऐसे कर रखा है, अब ये पीछे स्कैपुला लगा हुआ है ऐसे, तो अब मेरे को अगर अपवर्ड रोटेशन करना है स्कैपुला का, तो अपवर्ड रोटेशन होगा ये मूवमेंट इस तरीके से, ठीक है। अब अगर मेरे स्कैपुला को रिब केज के ऊपर रहना है, मेरा रिब केज ऐसे कर्व्ड है, तो अगर मेरे स्कैपुला को रिब केज के ऊपर रहना है अपवर्ड रोटेशन करते टाइम, तो इसको थोड़ा सा आगे भी जाना पड़ेगा, क्योंकि ये आगे की साइड को जा रहे हैं कर्व्स, ठीक है, आगे की साइड। और ये मूवमेंट एसी जॉइंट में ऐसा मूवमेंट क्या था, इंटरनल रोटेशन, ठीक है। तो इसीलिए जो मैंने लिखा है यहाँ पे कि जो अपवर्ड रोटेशन है इट कपल्स विद एसी जॉइंट इंटरनल रोटेशन। तो पहला हो गया, एसी जॉइंट में इंटरनल रोटेशन होना पड़ेगा अगर हमारे स्कैपुला को अपवर्ड रोटेशन चाहिए तो। दूसरा मैंने लिखा है पोस्टीरियर टिल्टिंग। अब हमारा जो रिब केज है वो ऐसे ऐसे तो कर्व में है ही, ऊपर से ऐसे ऐसे भी कर्व में है, ठीक है। तो अब अगर मेरे स्कैपुला को ऊपर अपवर्ड रोटेशन करना है तो मेरे स्कैपुला को थोड़ा सा पीछे की साइड पे आना पड़ेगा, अगर उसको स्कैपुला पे टिके रहना है तो, ठीक है। तो इसीलिए जब अपवर्ड रोटेशन होता है तो साथ साथ एसी जॉइंट पे इंटरनल रोटेशन और पोस्टीरियर टिल्टिंग भी होती है, ताकि जो हमारा स्कैपुला है वो रिब केज के कंटूर पे टिका रहे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा मैंने कि एसी जॉइंट इंटरनल रोटेशन एंड पोस्टीरियर टिल्टिंग। अब उसके साथ साथ क्लैविकल में भी कुछ चीजें हो रही होती है जब हमारा स्कैपुला अपवर्ड रोटेट हो रहा होता है। तो क्लैविकल में क्या हो रहा होता है, पोस्टीरियर रोटेशन और एलिवेशन। तो अब इनको समझने के लिए मैं दो मार्कर्स का यूज कर रहा हूँ। तो मान लेते हैं आगे ये जो है ये हमारी क्लैविकल है इस तरीके से, और इसके पीछे स्कैपुला है, ठीक है। स्कैपुला इसके पीछे पैरेलल है। अब हमको पता है जो स्कैपुला है और जो क्लैविकल है वो पैरेलल तो है नहीं एक दूसरे के। अगर ये क्लैविकल है तो ये स्कैपुला ऐसे लगा हुआ है हमारे रिब केज पे। पर अगर हम मान लेते हैं कि ये पैरेलल है, स्कैपुला का जो प्लेन है वो क्लैविकल के लॉन्ग एक्सिस के साथ पैरेलल हो गया है, तो अब अगर ये पीछे स्कैपुला है, ठीक है, इस तरीके से स्कैपुला और ये क्लैविकल, तो अब अगर क्लैविकल एलिवेट होएगी, ठीक है, क्लैविकल का एलिवेशन होगा, तो साथ साथ स्कैपुला का अपवर्ड रोटेशन भी हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लगे हुए हैं एक दूसरे के। तो स्कैपुला जो है मेरा साथ साथ अपवर्ड रोटेट भी हो रहा है। तो अगर हमारी क्लैविकल पैरेलल होती स्कैपुला के, तो क्लैविकल का एलिवेशन कॉज करता स्कैपुला का अपवर्ड रोटेशन। अब दूसरा सिनेरियो लेते हैं जिसमें क्लैविकल इज परपेंडिकुलर टू स्कैपुला। तो अब मैं इन मार्कर्स को इस तरीके से लगा रहा हूं, ठीक है। ये मेरा क्लैविकल था आगे, ये अब मेरा स्कैपुला हो गया, ठीक है, जो कि अब परपेंडिकुलर हो चुका है मेरे क्लैविकल के। तो अब अगर मैं अपने क्लैविकल का पोस्टीरियर रोटेशन करता हूं ऐसे, ठीक है, ये पोस्टीरियर रोटेशन ऐसे होगा क्लैविकल का। तो अब अगर मैं क्लैविकल का पोस्टीरियर रोटेशन करता हूं तो जो मेरा स्कैपुला है, स्कैपुला आपको दिख रहा है, स्कैपुला का अपवर्ड रोटेशन हो रहा है, ठीक है। सिर्फ इसके घुमाने से ये जो मेरा स्पाइन ऑफ स्कैपुला है और नीचे पूरा का पूरा स्कैपुला है, अगर मैं इसको घुमा रहा हूं तो मेरा हाथ उस साइड को जा रहा है, ठीक है, मतलब अपवर्ड रोटेशन हो रहा है। तो अगर ओरिएंटेशन 90 डिग्री पे होते तो जो पोस्टीरियर रोटेशन है हमारे क्लैविकल का
वो कॉज करता हमारे जो स्कैपुला है उसकी अपवर्ड रोटेशन। लेकिन अगर जो हमारी ओरिएंटेशन है क्लैविकल की और इसकी 0 डिग्री पे होती, ये यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है, और ये यहाँ पे 0 डिग्री है, तो अगर यहाँ पे 0 डिग्री होती तो अगर मैं क्लैविकल का एलिवेशन करता ऐसे ऊपर की डायरेक्शन में, तो मेरे स्कैपुला का भी अपवर्ड रोटेशन होता, ठीक है। अब लेकिन जो हमारा स्कैपुला है असलियत में लगा कैसे हुआ है, ये हमारा सुपीरियर व्यू है, ठीक है। हम ऊपर से देख रहे हैं हमारे क्लैविकल और स्कैपुला को, तो हम ऊपर से देख रहे हैं, तो यहाँ बीच में हमारा रिब केज है, ठीक है, ये हमारा रिब केज है, रिब केज के आगे हमारा क्लैविकल है, रिब केज के पीछे हमारा स्कैपुला है। तो ये जो एंगल होता है जिसपे ये लगे हुए हैं वो असलियत में होता है 55 डिग्री। तो अब यहाँ पे आपने देखा कि जो पोस्टीरियर रोटेशन है उसकी वजह से भी अपवर्ड रोटेशन हो सकती है, और जो एलिवेशन है क्लैविकल की उसकी वजह से भी अपवर्ड रोटेशन हो सकती है। पर जो हमारा क्लैविकल और स्कैपुला के बीच में एंगल है वो ना तो 0 डिग्री है ना तो 90 डिग्री है, वो है 55 डिग्री। अब 55 डिग्री किसके क्लोज है, 90 डिग्री के क्लोज है, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 2/3 है 90 डिग्री के। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो क्लैविकल की पोस्टीरियर रोटेशन है वो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है जो हमारा स्कैपुला है उसके अपवर्ड रोटेशन को, और जो हमारा क्लैविकल का एलिवेशन है वो कम कंट्रीब्यूट कर रही है हमारे स्कैपुला के अपवर्ड रोटेशन को। तो जैसे कि ये एंगल यहाँ पे है, तो 2/3 जो है कंपोनेंट पोस्टीरियर रोटेशन का वो कंट्रीब्यूट करता है स्कैपुला के अपवर्ड रोटेशन को, और 1/3 जो है कंपोनेंट एलिवेशन का वो कंट्रीब्यूट करता है अपवर्ड रोटेशन ऑफ स्कैपुला को। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कपल्स विद क्लैविकुलर पोस्टीरियर रोटेशन मेनली 2/3 जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है पोस्टीरियर रोटेशन इस अपवर्ड रोटेशन में, और एलिवेशन, ठीक है, एलिवेशन जो टोटल एलिवेशन है हमारे क्लैविकल की उसका 1/3 जो है एंगल, उसकी वजह से जो हमारा अपवर्ड रोटेशन है वो हो रहा है। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा कि जब स्कैपुला का अपवर्ड रोटेशन होता है तो क्लैविकल का पोस्टीरियर रोटेशन होता है, ठीक है, साथ साथ क्लैविकल एलिवेट होती है, उसके अलावा एसी जॉइंट पे पोस्टीरियर टिल्टिंग और इंटरनल रोटेशन होती है। इंटरनल रोटेशन मतलब थोड़ा सा ये आगे की साइड को जाएगा, ठीक है, और पोस्टीरियर टिल्टिंग मतलब पीछे की साइड को आएगा, ठीक है, तो इस प्लेन में ये पीछे की साइड को आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एलिवेशन डिप्रेशन, जो कि सेकंड प्राइमरी मूवमेंट है हमारे स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट पे, ठीक है। तो इसको देखने के लिए सिंपल पीछे से देख सकते हैं आप इसको, ये स्कैपुला है हमारा, अगर स्कैपुला ऊपर जाता है जैसे कि हम शोल्डर श्रग करते हैं तो इस मूवमेंट को हम बोलते हैं एलिवेशन, और अगर स्कैपुला नीचे आता है तो इस मूवमेंट को हम बोलते हैं डिप्रेशन। तो अब यहाँ पे भी जो जैसे मूवमेंट यहाँ पे एक मूवमेंट नहीं हो रहा था आइसोलेशन में, जो एसी जॉइंट है वहां पे भी मूवमेंट्स हो रहे थे, तो जब हम एलिवेशन डिप्रेशन करते हैं स्कैपुला का तो वो उसके साथ साथ एसी जॉइंट में इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन और इंटीरियर पोस्टीरियर टिल्टिंग भी होती है, ठीक है। तो अब जैसे कि जब एसी जॉइंट की वीडियो मैंने बनाई थी तो उसमें आपको बताया था कि जब हम शोल्डर श्रग करते हैं तो कंटूर की वजह से, हमारे रिब केज की वजह से जो हमारा स्कैपुला है वो एंटीरियरली टिल्ट होता है, ठीक है। और अभी हमने यहाँ पे देखा कि अपवर्ड रोटेशन में पोस्टीरियर टिल्टिंग हो रही थी एसी जॉइंट पे, तो किस तरीके से एलिवेशन हो रही है हमारे स्कैपुला की वो डिफाइन करता है एसी जॉइंट में अपवर्ड रोटेशन होगा कि डाउनवर्ड रोटेशन। तो दोनों ही हो सकते हैं, लेकिन टिपिकली श्रगिंग मूवमेंट में जिसमें से स्कैपुला ऊपर जा रहा है उसमें एंटीरियर टिल्टिंग होगी, और अपवर्ड रोटेशन में आपने देखा पोस्टीरियर टिल्टिंग हो रही थी। दूसरा इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन भी होगी एसी जॉइंट में, वही ड्यू टू कंटूर ऑफ द रिब केज। अब अगर मैं एलिवेट कर रहा हूँ अपने आप को, यहाँ पे भी एलिवेशन ही हो रहा था एक तरीके से, तो अगर इसको इसके रिब केज के ऊपर रहना है तो थोड़ा सा इंटरनल रोटेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए एलिवेशन कपल्स विद इंटरनल रोटेशन, ठीक है। तो साथ के साथ ये मूवमेंट्स भी होते रहेंगे हमारे एसी जॉइंट में, और इसको विजुअलाइज करने के लिए ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। अगर आप शोल्डर श्रग कर रहे हैं तो उसका मतलब एलिवेशन, अगर आपका स्कैपुला नीचे आ रहा है तो उसका मतलब है डिप्रेशन। अब आ जाते हैं हमारे लास्ट मूवमेंट में, जो कि है प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन, ठीक है। तो जैसे कि ये ट्रांसलेटरी मोशन था यहाँ पे एलिवेशन डिप्रेशन, वैसे ही एक मोशन होता है रिब केज पे जिसको हम अबडक्शन एडक्शन भी बोल सकते हैं। अगर मेरा स्कैपुला बाहर की साइड जा रहा है इसको हम बोल सकते हैं अबडक्शन या फिर प्रोट्रैक्शन, और अगर स्कैपुला अंदर की साइड आ रहा है तो इसको हम बोल सकते हैं अडक्शन या रिट्रैक्शन।
पर अगर ये प्योर अबडक्शन होता, मतलब मेरा जो स्कैपुला है वो प्योरली ऐसे सीधा सीधा बाहर की साइड को आ जाता, तो मेरा जो स्कैपुला का मीडियल बॉर्डर है वही रह जाता सिर्फ रिब केज पे, जो लेटरल साइड है वो बाहर निकल जाती और जो ग्लिनोइड है पूरा का पूरा बाहर की साइड को फेस कर देता। ठीक है, तो इसलिए जो प्रोट्रैक्शन है प्योरली बिल्कुल सीधा ऐसे बाहर की साइड को नहीं होता, थोड़ा सा कपल होता है अपवर्ड रोटेशन के साथ भी। ठीक है, तो जो मेरा प्रोट्रैक्शन है, अगर मेरा जो स्कैपुला है वो बाहर की साइड को जाए इसको हम प्रोट्रैक्शन बोलेंगे या फिर अबडक्शन, और अगर स्कैपुला पीछे की साइड को आए इसको हम बोलेंगे रिट्रैक्शन। ये फिर से सुपीरियर व्यू आप देख रहे हैं, ये हमारा स्टर्नम है, ये वर्टिब्रल कॉलम है हमारा पूरा का पूरा, ये रिब केज है, और ये हमारा स्कैपुला है और ये एक्रोमियन है। ठीक है, तो इसके साथ साथ जैसे हमने स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट में देखा था कि जब प्रोट्रैक्शन होता है तो कनकेव कन्वेक्स रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो मेरा क्लैविकल है वो एंटीरियरली मूव करता है, तो विद प्रोट्रैक्शन जो क्लैविकल है वो मेरी आगे जाएगी, विद रिट्रैक्शन जो मेरी क्लैविकल है वो पीछे आएगी। ठीक है, तो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट पे भी मोशन होंगे इधर मोशन प्रोड्यूस करने के लिए। दूसरा, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट पे भी हम बात कर रहे थे कि जब मेरा स्कैपुला आगे की तरफ को जाएगा तो ड्यू टू कंटूर ऑफ रिब केज उसको इंटरनली रोटेट करना पड़ेगा एसी जॉइंट पे। ठीक है, तो एसी जॉइंट पे भी इंटरनल रोटेशन होगी जब प्रोट्रैक्शन होगा और एक्सटर्नल रोटेशन होगी जब रिट्रैक्शन होगा। अब वीडियो खत्म करने से पहले शुरू में मैंने आपको बताया था कि 3 प्राइमरी मूवमेंट्स हैं जिनके बारे में हम बात कर चुके हैं, और 2 मूवमेंट्स हैं जिनको हम सेकेंडरी मूवमेंट बोल सकते हैं, क्योंकि वो इतने अच्छे से डिफाइंड नहीं होते हमारे स्कैपुला में। एसी जॉइंट में तो वो दिख रहे हैं, लेकिन अगर हम स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट की बात करें तो वहां पे इतने ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होंगे। तो वो मूवमेंट थे इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन और एंटीरियर पोस्टीरियर टिल्टिंग। अब ये जो दोनों मूवमेंट्स है, अब हम एसी जॉइंट के रिस्पेक्ट में बात नहीं कर रहे हैं, इनको स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो अब अगर ये मेरा जो रिब केज है, ठीक है, इसके पीछे मैंने लगा दिया स्कैपुला को, तो अब हम यहाँ पे एसी जॉइंट को नहीं देखेंगे। ठीक है, जो अभी तक हम जो भी हम इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन कह रहे थे वो एसी जॉइंट पे कह रहे थे, अब हम सिर्फ स्कैपुला और थोरैक्स के बीच में देख रहे हैं। तो अगर इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन होती है मतलब मेरा स्कैपुला ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन रिब केज पे, और एंटीरियर पोस्टीरियर टिल्टिंग मतलब इस तरीके से मेरा स्कैपुला मूव कर रहा है। तो ये दोनों ही मूवमेंट इतने ज्यादा नहीं होते, लेकिन ये बाकी मूवमेंट के साथ कपल होके चलते हैं, जैसे कि एंटीरियर पोस्टीरियर टिल्टिंग। अब मेरा जो स्कैपुला है अगर एलिवेट होगा तो एलिवेशन में मैंने आपको बताया शोल्डर श्रग करते टाइम एंटीरियर टिल्टिंग होगी, तो इसीलिए ये इसके साथ कपल होके चलेगा। अब हम इसकी जो अप्लाइड एनाटमी है या फिर जिसमें हम स्कैपुलर डिसफंक्शन देखेंगे, स्कैपुलर विंगिंग देखेंगे, उसमें ये सारी चीजें काम आएंगी कि किस तरीके से अगर ज्यादा जो हमारा स्कैपुला है उसकी इंटरनल रोटेशन हो रखी होगी तो मीडियल बॉर्डर प्रोमिनेंट हो रखा होगा, जिसको हम बोलते हैं स्कैपुलर विंगिंग। ठीक है, इसीलिए ये सारी मूवमेंट्स आपको पता होनी चाहिए। अब हमने एससी ज्वाइंट कर लिया, एसी ज्वाइंट कर लिया, स्कैपुलोथोरैसिक ज्वाइंट कर लिया, तो अब आपको अच्छे से समझ आ जाना चाहिए इन सारे ज्वाइंट्स की मूवमेंट और इन सारी टर्मिनोलॉजीज का मतलब। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।